गुड मॉर्निंग माय डियर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हुक्स लॉ क्या होता है और इलास्टिक कांस्टेंट कितने तरह का होता है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे से कैसे रिलेट होता है, और हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में, और लास्ट में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट के बीच कैसा रिलेशन होता है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके थे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में कि इलास्टिक कांस्टेंट कहाँ से आया था हुक्स लॉ से। तो हुक्स लॉ में हमने देखा था कि इलास्टिक कांस्टेंट जो था वह तीन तरह का आया था। तो सबसे पहले हम इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड G। E और G के बीच में क्या रिलेशन होता है, यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के बीच क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन आपको दिया जाता है E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू से। ये आपको याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल बनाते समय इसका बहुत यूज होता है, इसीलिए E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू आप याद रखेंगे। इसका प्रूव्ड भी होता है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ आपको टर्म्स लिखेंगे, इसको प्रूव्ड नहीं कर रहे हैं। दूसरा रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन E एंड K, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन आपको E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू द्वारा इस्टेब्लिश्ड होता है। E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू से हम E और K के रिलेशन को दिखाते हैं। यहाँ म्यू क्या है, म्यू आपको पॉइजन्स रेशियो है, E आपको यंग्स मॉडुलस हो गया, G शेयर मॉडुलस हो गया। इस वाले एक्सप्रेशन में E आपको यंग्स मॉडुलस है फिर से, और K बल्क मॉडुलस होता है। इस नोटेशन के बारे में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है कृपया वो लोग पिछले लेक्चर को ध्यान से देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। तीसरा रिलेशन बिटवीन E G एंड K। अब इस तीनों में रिलेशन कैसे आएगा। तो इस तीनों में रिलेशन इसी दोनों से आ जाता है, जो कि रिलेशन आपको होता है E इक्वल टू 9kg डिवाइडेड बाय 3K प्लस G। ये रिलेशन आता है। तो इसमें E हो गया यंग्स मॉडुलस, K हो गया आपको बल्क मॉडुलस, और G शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। तो यही तीन रिलेशन है। इसमें हमें चार टर्म्स आया है E, G, K और म्यू। इसमें से कोई अननोन तीन दिया रहेगा, और कोई अगर हमें पूछता है कोई टर्म्स चौथा टर्म्स अननोन रहता है तो हम न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। इसका प्रूव्ड हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपके पॉलिटेक्निक वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको ये प्रूव्ड भी पढ़ना है और वो सेमेस्टर में आता भी है। तो किसी और वीडियो लेक्चर में हम इसका प्रूव्ड देखेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। चलिए आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए माय डियर अब आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग मटेरियल्स। कुछ मटेरियल से रिलेटेड महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उसको देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम लिख रहे हैं इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी क्या होता है? यह मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज होता है जो किसी मटेरियल के पास होता है, ये प्रॉपर्टीज, जिसमें कि मटेरियल अगर हम फिर से वह अपना शेप और साइज गेन कर लेता है अगर हम उससे अप्लाइड लोड हटाते हैं। मीन्स ये हुआ कि अगर किसी मटेरियल, ये मटेरियल अगर इलास्टिक है तो अगर हम इस पे अप्लाइड लोड लगा करके हम इसको इलोंगेट करें और फिर इससे हम लोड हटा लें तो फिर से यह अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। अगर किसी मटेरियल के पास ऐसा प्रॉपर्टीज होगा तो हम उसे बोलेंगे कि वह उस प्रॉपर्टीज का नाम होगा आपका इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी क्या है? यह प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल by which a material gets its original shape and size after removing applied load। जैसे ही हम उस पे से अप्लाइड लोड हटाएंगे तो उसमें जो इलोंगेशन या कंप्रेशन हुआ होगा वह फिर से अपने ओरिजिनल शेप में चला आएगा। तो किसी मटेरियल के पास अगर ऐसी प्रॉपर्टीज है तो वह इलास्टिक मटेरियल कहलाया जाएगा। इस प्रॉपर्टीज का आगे लाइन लिखेंगे, द मटेरियल which has such properties, जिस मटेरियल के पास ऐसा प्रॉपर्टीज होगा, that is called इलास्टिक मटेरियल। तो ये इलास्टिसिटी हुआ। एक और टर्म इसी से रिलेटेड होगा, इलास्टिसिटी होता है, और दूसरा टर्म आता है प्लास्टिसिटी। मटेरियल से का यह भी एक प्रॉपर्टीज है। इसमें ओरिजिनल शेप गेन हुआ था और इस वाले प्लास्टिसिटी वाले में अप्लाइड लोड अगर हम हटा देंगे तो मटेरियल फिर से रीगेन नहीं करेगा अपना शेप। ये क्या हो जाएगा? इट इज properties of material by which a material does not get its original shape and size after removing applied load। तो ये प्लास्टिसिटी हो गया। हम इसका यूज हम जब स्पेस स्टैंड कर्व पढ़ेंगे तो उस समय इसका यूज आएगा। इसीलिए हम ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो के अंतर्गत आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी बता रहे हैं। आगे और भी टर्म्स है, इसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगला टर्म्स देखते हैं। तो आइए अब अगला टर्म्स देखते हैं। अगला टर्म्स होगा तीसरा टर्म्स आपका जो है होमोजीनियस मटेरियल। इसका क्या मतलब है? होमोजीनियस मटेरियल किसको बोलेंगे? होमोजीनियस मटेरियल क्या होगा? तो देखिए, अगर किसी मटेरियल्स के पास हर एक पॉइंट पे किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम रहेगा तो हम उसे बोलेंगे होमोजेनियस मटेरियल। होमोजेनियस मटेरियल क्या हो गया? इलास्टिक प्रॉपर्टीज एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे? ए मटेरियल
A material is said to be homogeneous material in which elastic properties are लिख देते हैं, elastic properties are same at every point in the particular डायरेक्शन। किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में एवरी पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, तब हम उसे बोलेंगे होमोजेनियस मटेरियल। सिंपल सा क्या हो गया, अगर होमोजेनियस है तो इसमें क्या होगा, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगा एट एवरी पॉइंट, सारे पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा। एक और वर्ड है इसी से मिलता जुलता, होमोजेनियस से ही मिलता जुलता एक और वर्ड पढ़ते हैं, वह वर्ड है आपको आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स किसे कहते हैं, इस तो लिखेंगे ए मटेरियल इज said to be isotropic if elastic properties are same in all direction for a given points, दिए गए पॉइंट्स के लिए सारे डायरेक्शन में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम रहा तो हम उसे आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलेंगे। तो क्या हो गया इसमें, इस वाले में हो गया ये आइसोट्रॉपिक कहलाएगा कब, जब सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगा इन ऑल डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन आया और इसमें पॉइंट आया, यही दोनों में अंतर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें हम देखेंगे कि बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे होता है, और ये टेंसाइल टेस्ट होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब आगे देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब समझते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसे हम टेंसाइल टेस्ट भी बोलते हैं, और यह आपको डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के लिए किया जाता है। डक्टाइल मटेरियल्स और ब्रिटल मटेरियल के लिए किया जाता है। तो डक्टाइल मटेरियल्स क्या होता है, तो ऐसा मटेरियल्स जो इलोंगेट हो सकता है, जिसे ऐसा समझिए आप सिंपल वे में, अगर कोई मटेरियल जिससे आप वायर बना सकते हैं वह डक्टाइल मटेरियल्स कहलाता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसे आप वायर नहीं बना सकते, जैसे ही उस पर स्ट्रेस डालेंगे उसमें स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, वह ब्रेक कर जाएगा, वहीं पे वह टूट जाएगा, तो इलोंगेट हो नहीं पाएगा ज़्यादा। तो अभी हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, और उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है। यह टेस्ट टेंसाइल टेस्ट जो है वह लेबोरेटरी में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि टेंसाइल टेस्ट किसके द्वारा आप करते हो, तो उस मशीन का नाम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम के द्वारा हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं।
तो आइए देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या शो करता है, कैसे ये ड्रॉ होता है। तो मशीन में ये फिनोमिना देखा जाता है किसी मटेरियल के साथ। यहाँ देखिए, यहाँ एक मटेरियल मैं दिखाया हूँ कि ये रॉड लिया हूँ, स्टील का ये रॉड है, वो जो इस तरह का है। ये आपको यहाँ पे मैं ये क्या दिखाया हूँ, ये दिखाया हूँ कि जब इस पे ये जॉ, ये दोनों सिरा जो है जॉ में फंसा हुआ होता है, फिर धीरे धीरे उस पे इस तरह से होता है, समझिए कि ये इसको ऐसे पकड़ लिया। अब धीरे धीरे इस पे अप्लाइड लोड लगाया जाएगा। तो इस जैसे ही हम इस पे अप्लाइड लोड लगाएंगे तो इस मटेरियल के अंतर में स्ट्रेस क्रिएट होगा और उस स्ट्रेस के वजह से अब इसमें इसके मॉलिक्यूल्स जो है इसके मॉलिक्यूल्स टेंस होंगे। तो जैसे ही हम इसको इलोंगेट करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे और इसमें नेकिंग स्टार्ट होगा। यही वाला नेकिंग हम दिखाए हैं कि ये धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट होगा और एक टाइम आएगा कि टूट जाएगा। तो जीरो लोड से लेकर के हम फ्रैक्चर लोड तक कैसे पहुंचेंगे, या तो आइए देखते हैं कि यहाँ से अगर हमारा ये जीरो लोडिंग है, जीरो लोड से आप धीरे धीरे इस पे लोड, एकाएक लोड नहीं डाला जाता है। ये लोड जो डाला जाएगा इस पे ग्रेजुअली अप्लाइड होता है, धीरे धीरे डाला जाता है। तो इस पे हमने लोड डाला, इस मटेरियल पे जैसे ही हमने लोड डाला तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। अब हमें बहुत सारा पॉइंट मिलता है और यही पॉइंट ड्रॉ होता है यूटीएम से, जो कंप्यूटर लगा होता है उसके अंदर ये ड्रॉ होता है। तो पहला ही यहाँ पे देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रेस जो है वह वाई एक्सिस पे जाएगा। जो पहले लिखा होता है वह वाई एक्सिस बनता है, याद रखना, और जो बाद में लिखा होता है वह एक्स एक्सिस पे आता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये हमने लिखा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसका मतलब हो गया कि वाई एक्सिस पे स्ट्रेस आएगा और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन आएगा। ऐसा ही ड्रॉ करना है। एग्जाम में अगर आप इसको उलट देंगे, कभी कभी मिस्टेक होता है, इसलिए ध्यान देना है कि किस एक्सिस पे कौन चीज लिखा जा रहा है। एक्सिस बहुत मैटर करता है। स्ट्रेस आपको यहाँ पे डाला जाता है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन डाला जाता है। तो अभी देखिए जैसे ही अप्लाइड लोड इस पे लगेगा, जीरो से लोड बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ते 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 एक पी पॉइंट तक आएगा। ये पॉइंट पी क्या दिखाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट दिखाता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ प्रोपोर्शनल लिमिट है, पी प्रोपोर्शनल लिमिट है। इसका मतलब हो गया कि जब ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया इस पी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन लिनियरली वेरी करते गया है। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि इलास्टिक लिमिट तक होता है, लेकिन लीनियर वेरिएशन जीरो से पी तक ही होता है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, या लीनियर वेरिएशन को दिखा रहा है। जैसे ही लोड इससे आगे बढ़ता है तो उस समय भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज मटेरियल के पास होता है। अब इस पॉइंट पे पहुंचता है, ई पॉइंट पे, जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट पे जब ये पॉइंट पर ये लोड कर देते देते हम पहुंच गए, तो इस समय भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज मटेरियल के पास है, लेकिन वह लीनियर वेरी नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप P से E के बीच में हुक्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। आप हुक्स लॉ कहाँ लगाएंगे, जीरो, ये O पॉइंट और P पॉइंट के बीच में लगाएंगे। इसका मतलब हो गया कि हुक्स लॉ जो है ये यहीं तक एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा। हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही, मैंने आपके डिफिनेशन में भी लिखा था कि ये हुक्स लॉ तक ही वैलिड होगा। ये इलास्टिक रीजन यहाँ भी है लेकिन इसमें वैलिड नहीं होगा। अब बोलिएगा कि मैक्सिमम बुक में
इलास्टिक लिमिट ही लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका वजह है, इसका वजह ये है कि ये पी पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट बहुत पास पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि इसको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि पी और ई प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं बोल के इलास्टिक लिमिट भी बोल देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब लोड को फिर से बढ़ाते हैं। देखिए जैसे जैसे लोड बढ़ाते गए हैं स्ट्रेन बढ़ते गया है, लोड बढ़ाए हैं स्ट्रेन बढ़ते गया है। यहाँ देखिए इस वाले में भी लोड बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचा है? यील्ड स्ट्रेंथ तक पहुंचा है, इसको अपर यील्ड बोलते हैं। और इस जगह के स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेंथ, इस जगह के स्ट्रेस को इसको सिग्मा यू बोलते हैं। समझना है बात को। इस एल्ड पॉइंट कहलाता है और एल्ड पॉइंट्स के स्ट्रेस को हम अल्टीमेट, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वाई, सिग्मा वाई बोलेंगे, सिग्मा वाई, सॉरी यू लिख दिया था। ये आपको इस जगह का जो स्ट्रेस होगा इस एक्सिस पे आएंगे तो वह एल स्ट्रेंथ कहलाएगा। और यह कैसा है? ये देखिए अपर है और ये लोअर है। तो जैसे ही आप यहाँ से लोड बढ़ाए हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिला है? अब इस रीजन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगा है, अर्थात मटेरियल जो है वह फिर से अपना रीगेन शेप नहीं करेगा। तो यहां तक लोड बढ़ाते आए हैं, स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ है, लेकिन ये देखिए ये अपर एल और लोअर एल में अंतर समझना है क्या होता है। यहाँ पे बहुत ही ये इंटरव्यू में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक आपको सेमेस्टर एग्जाम में और इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आपको मौत से क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो चांस है कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने पूछ दे, या ये पूछ दे कि अपर एल्ड और लोअर एल्ड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए इस वाले रीजन में लोड बढ़ाए हैं तो स्ट्रेन बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अचंभित कर देने वाला फिनोमिना हुआ है। क्या हुआ है? तो देखिए इस वाले रीजन में स्ट्रेन तो क्रिएट हुआ है, स्ट्रेन क्रिएट हुआ है, लेकिन लोड जो है वह कम गया है, स्ट्रेस का वैल्यू कम हुआ है, तो भी इलोंगेशन हुआ है। यानी आपने मटेरियल से लोड हटा दिया है तो भी वह इलोंगेट हो रहा है। एक बार लोड आप दिए थे, अब प्लास्टिक रीजन है, आपने लोड हटा लिया है, कम लोड है, फिर भी वह इलोंगेट हो रहा है। यही बहुत बड़ा अंतर है कि अपर एल्ड में से क्या हो गया? ये कम हो गया तो भी क्या हुआ है? डेवलप्ड स्ट्रेन डेवलप्ड हुआ है। तो अब हम फिर एल स्ट्रेंथ के बाद फिर से लोड डालते हैं, और जब लोड डालते हैं तो ये पॉइंट आपको ऊपर फिर चलेगा, हमारा रीजन प्लास्टिक रीजन ही रहेगा। अब पहुंचते पहुंचते ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा जिस समय नेकिंग हो रहा होगा। ये वह पॉइंट है जहां जो कि किसी मटेरियल पर मैक्सिमम लोड डाला गया होता है। ये कैसा पॉइंट है? मैक्सिमम स्ट्रेस इस समय बॉडी पे क्रिएट होता है जिसे कि अल्टीमेट स्ट्रेन कहते हैं। देखिए इस पॉइंट के रिगार्डिंग वाई एक्सिस पे स्ट्रेस मिलेगा जिसे हम उस स्ट्रेस का नाम होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बहुत कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक चल रहा है, आप लोग कृपया इसे ध्यान से सुने। हम U पॉइंट के रिगार्डिंग Y एक्सिस पे आएंगे और Y एक्सिस पे हमें स्ट्रेस मिलेगा, जो स्ट्रेस हमें मैक्सिमम होगा उसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वही स्ट्रेस क्या कहलाता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको। यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी है मटेरियल के पास इतना लोड सहने का। यहाँ से अब नेकिंग होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब हो गया कि ये देखिए ये वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे नेकिंग होना स्टार्ट हो रहा है। जब यहाँ पे नेकिंग होगा, यहाँ पे नेकिंग होगा
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेकिंग होगा तो ये पतला हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका पतला हो गया। अब इस पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ से नेकिंग जब फॉर्म हो गया है तो उससे कम भी लोड अगर लगेगा तो वो टूट जाएगा, जिसे जहां पे वह टूट जाता है उसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट कहते हैं। तो फ्रैक्चर पॉइंट पे क्या होगा कि मटेरियल जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, दो अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे ही नेकिंग होना स्टार्ट हो गया था, और जैसे ही एक बार नेकिंग हुआ यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया पतला हो गया तो कम भी लोड लगा तो वह ब्रेक हो गया। इसी वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर लोड जो होता है वह कम होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ से। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इज लोअर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। फ्रैक्चर पॉइंट जो आपका स्ट्रेंथ जो होगा वह अल्टीमेट से कम कैसे हो जाता है? इसका वजह क्या होता है कि नेकिंग फॉर्म हो चुका होता है, और नेकिंग होने का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है मटेरियल का वह कम हो गया, और उस पे अगर थोड़ा सा भी लोड दिए, स्ट्रेस डेवलप कराए तो वह मटेरियल टूट जाता है, और जहाँ पे वह टूट जाता है उसको हम फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट कहते हैं। तो आपको शायद ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिनको भी कोई डाउट हो वह कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जाके हमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वह हम वहाँ सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कृपया वो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो आइए अब हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ये बहुत वीवीआई है, कई बार पूछ चुका है, आगे भी इसके पूछने की संभावना है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ऐसे सारा जितना भी पॉइंट था सब हम डिस्कस कर चुके हैं, अब सिर्फ लिखना है जो कि आगे हम लोग लिखेंगे। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट को डिस्कस किया। अब उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। देखिए, ये जस्ट जो फिगर हम बनाए थे उसी के जस्ट आपको नीचे लिखना है। क्या लिखेंगे? द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज शोन इन द फिगर। सबसे पहले पॉइंट हमने लिख दिया कि ये फिगर जो है आपको स्ट्रेन कर्व दिखाया जा चुका है ऊपर। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है इसके बारे में लिख रहे हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हम लिखे हैं इट इज पॉइंट इन इलास्टिक रीजन। यह पॉइंट है इलास्टिक रीजन में अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, कहाँ तक? इस लिमिट पी तक। और इसी में अगर यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हुक्स लॉ अप्लाइड होगा। तो मतलब हो गया कि इलास्टिक लिमिट नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हम हुक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इससे आगे जब हम लोड बढ़ाते हैं तो हमें मिलता है इलास्टिक लिमिट, और यह भी पॉइंट क्या है? इलास्टिक रीजन में ही है। The point is also in elastic region up to which material has elastic properties but it is not linear। या linear नहीं, elastic properties तो अभी भी material के पास है लेकिन उसके पास linear variation नहीं है, और यही वजह है कि हुक्स लॉ हम इस रीजन में नहीं लगा सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब देखिए इन प्रैक्टिकल नोट में मैं लिख रहा हूँ कि प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है, जो जनरली हम लिखते हैं ज्यादा मैक्सिमम बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट। इसका वजह यह है कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उस केस में पी और ई वेरी नियर पाया जाता है, जिसके कारण से हम पी को ई ही लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं लिख करके इलास्टिक लिमिट लिख देते हैं। तो अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन हो, कहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा गया हो कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होगा और दोनों ऑप्शन दिया हुआ हो प्रोपोर्शनल लिमिट का और इलास्टिक लिमिट का, तो ऐसे केस में हमें प्रोपोर्शनल लिमिट पे
टिक लगाना है। और अगर कहीं पे इलास्टिक सिर्फ दिया हुआ हो, प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया हुआ हो, वहां पे हम इलास्टिक लिमिट भी बोल देते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। और आगे पॉइंट को देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा था अपर एल्ड पॉइंट। अपर एल्ड पॉइंट में क्या हुआ था, कर्व जब हम ड्रॉ किए थे उस कर्व में देखे थे कि दो एल्ड पॉइंट था, एक को हम बोल रहे थे अपर एल्ड, दूसरे को लोअर एल्ड। तो उस समय भी हम डिस्कस किए थे कि अपर एल्ड पॉइंट तब हमें मिला था जब हम लोड बढ़ाते जा रहे थे, किसी मटेरियल पे लोड बढ़ाए और बढ़ाते बढ़ाते हम प्लास्टिक रीजन में पहुंच गए। प्लास्टिक रीजन में जब हम पहुंचे तो उस समय स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था स्ट्रेस, और स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रहा था। ऐसा हुआ था इस केस में कि स्ट्रेन भी बढ़ा और स्ट्रेस भी बढ़ा। और इसी पॉइंट के रिगार्डिंग वाई एक्सिस पे हम जब जाएंगे, इसी वाई यू के करस्पॉन्डिंग जब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे, ध्यान देना है कर्व को भी, तो उस पे हम जैसे वाई पे जाएंगे तो हमें वहां एक स्ट्रेस मिलेगा, उस स्ट्रेस को हम एल स्ट्रेंथ बोलते हैं। हमारे जिस समय हम न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय ये सारा पॉइंट बार बार आएगा कि एल स्ट्रेंथ क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है। तो अभी इसे अच्छे से समझना है। इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, जब क्या होता है कि हम लोड बढ़ाते जाते हैं और फिर हमें क्या मिल जाता है कि लो यील्ड पॉइंट मिलता है। लोअर यील्ड पॉइंट में क्या होता है, ऐसे वह भी प्लास्टिक रीजन में होता है आपका, और उस समय आप लोड कम कर देते हैं, लोड नहीं दे रहे होते हैं, तो भी वह बॉडी अपने आप इलोंगेट हो रहा होता है, यानी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा होता है। आप लोड कम कर रहे हैं, यह अचंभित करने वाला पॉइंट होता है कि आपने लोड हटा दिया है, आपने इस जैसे ये मटेरियल है यहाँ से आपने लोड हटा दिया है तो भी ये इलोंगेट हो रहा है। ये यानी कि जो पिछला लोड इस पे दिया हुआ था, जो हम पहले लोड इस पे दिए थे और इसको हम अभी हटा लिए हैं, तो उस लोड का कुछ इफेक्ट रह जाता है, जिसके कारण से हमें क्या होता है कि इलोंगेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन स्ट्रेस जो है वह हमें कम देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मटेरियल के द्वारा सस्टेन करने की। कोई मटेरियल जो है मैक्सिमम लोड वियर कर सकता है, वही हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाता है, यानी उससे ज्यादा लोड हम मटेरियल पे नहीं दे सकते हैं। तो एक और लास्ट पॉइंट अपना बचेगा, फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट। आइए उसे भी देखते हैं। आइए देखते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट क्या होता है। तो यह फ्रैक्चर पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है। इट इज अ पॉइंट वेयर मटेरियल इज ब्रेक डाउन, मटेरियल ब्रेक डाउन होता है। आगे इसमें हम लिखे हैं द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इज लोअर देन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। आप जब ग्राफ देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऊपर है और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कम है, यानी कि अल्टीमेट पे वह नहीं टूटा है। जब मैक्सिमम लोड लगा था मटेरियल पे, मैक्सिमम लोड लगा था, उस समय मटेरियल ब्रेक डाउन नहीं हुआ, लेकिन उससे कम लोड ही लगने पे मटेरियल ब्रेक डाउन हो गया। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये सब बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे मटेरियल नहीं टूटा और जब हम फ्रैक्चर पॉइंट पे आए उस समय लोड कम लग रहा था, उस समय मटेरियल ब्रेक डाउन हो गया। इसका वजह क्या हो गया, जिस समय अल्टीमेट स्ट्रेंथ लगा था उस समय मटेरियल में नेकिंग स्टार्ट हो गया था। नेकिंग अर्थात उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वह डिक्रीज कर गया था, और जब एक बार क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर गया है तो कम लोड भी लगाए, तो जिसके कारण से क्या हो गया, मटेरियल ब्रेक हो गया, और वही पॉइंट हमारा कहलाएगा फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट कहलाता है। आई होप आज का सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।